मैंने ये देखा करनाल की हिस्ट्री के अंदर कि यहाँ पे ओपोजिशन का नेगेटिव रोल रहा, ओपोजिशन ने अपना रोल प्ले नहीं किया, और जिसकी वजह बुनियादी ये हुई कि यहाँ के जो जीते हुए नेता थे वो बहरिए बन गए, दरिंदे बन गए, लोगों को नोचा, घर भरे, अपनी प्रॉपर्टियाँ बनाई, पार्टी का टिकट लाया, मरकज़ से बहुत कुछ मनवाया, आपके सामने है, लोगों के सामने है। जब मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का मंच शेयर किया श्रीनगर में, तो मैंने स्टेज पे तमाम लोगों के मसाइल और मामलात रखे। ये जो उन्होंने मेमोरेंडम में रखा है, ये ऑलरेडी जब मैं वहाँ दिल्ली में गया, जब मैंने श्रीनगर में ये जो अपनी डिमांड्स हैं जब मैंने ये रखी, तो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने रखी, उनका जब मैंने मंच शेयर किया, मैंने देखिए मेरी जो अपोजिशन जो है ना जी, ये कौम की बेहतरी के लिए, इलाके की बेहतरी के लिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं होगी, तनकीद बराए इस्लाह होगी, लोगों की सहूलतों के लिए, लोगों की तरक्की के लिए, लोगों के फलाह बहबूद के लिए, लोगों को खुशहाली के लिए मेरी ये अपोजिशन। और बिलखसूस चोरी, डाकाजनी, ये जो गुंडागर्दी थी, ये मैं नहीं होने दूंगा। मैंने करोड़ों की नौकरी छोड़ी है, अपने आप को, अपनी औलाद को दाव पे लगाया है, कौम की खिदमत के लिए लाया है, कौम के खिदमत खलक के लिए लाया है, वो मैं करता रहूँगा। वो मेरा बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे अपना कीमती टाइम दिया और मुझे कुछ कहने का मौका दिया, लोगों तक, पब्लिक तक कोई पैगाम पहुंचाने का मौका दिया। देखिए ताहिर साहब, मैं इलेक्शन के ये रिज़ल्ट के फ़ौरन बाद मीडिया पे आया। मैंने तमाम लोगों को, जिन्होंने मुझे वोट सपोर्ट की और जिन्होंने नहीं की, मैं सबको मुबारकबाद पेश की और सबका शुक्रिया अदा किया। अलबत्ता आपका ये जो कहना है कि मैं उसके बाद पहली बार ये मीडिया पे आया, सोशल मीडिया पे, उसकी वजह बुनियादी ये है कि मैं जो ही रिज़ल्ट हुआ तो मैं किसी मकसद, किसी मिशन को लेके आया हूँ, मेरा कोई मंशूर था और है, तो मैं उस चक्कर में, यानी कि जो मेरे मंशूर में जो कुछ था उसको पूरा करवाने के लिए दिल्ली पहुंचा, मैं जम्मू पहुंचा, मैंने पार्टी हाई कमांड से और सरकार से बात की, तो इसलिए मुझे मौका नहीं मिला कि मैं सोशल मीडिया पे फ़ौरन उसके बाद आ जाता, लेकिन मैं कल ही वापस आया वहाँ से। मेरी मीटिंग्स हुई हैं पार्टी हाई कमांड के साथ, दिल्ली सरकार के साथ और स्टेट इंतज़ामिया के साथ। तो जो मैंने वादे किए लोगों के साथ, चाहे मैं हारा हूँ या जीता हूँ, मुझे वो वादे जो हैं वो पूरे करने हैं जी। मुझे लोगों के हकूक़ों के लिए लड़ना है, आगे बढ़ना है। और आप देखिए कि आज तक मैंने ये देखा करनाल की हिस्ट्री के अंदर कि यहाँ पे ओपोजिशन का नेगेटिव रोल रहा, ओपोजिशन ने अपना रोल प्ले नहीं किया, और जिसकी वजह बुनियादी ये हुई कि यहाँ के जो जीते हुए नेता थे वो बहरिए बन गए, दरिंदे बन गए, लोगों को नोचा, घर भरे, अपनी प्रॉपर्टियाँ बनाई, अपने लोगों को जो ख़ासुल ख़ास थे, रिश्तेदार थे, करीबी यार थे, उनको फ़ायदा पहुँचाया, और गरीब बेचारा रगड़ा जाता रहा, उसके साथ नाइंसाफ़ी होती रही। उसकी वजह बुनियादी यही थी कि अपोजिशन ने अपना रोल कभी भी प्ले नहीं किया जैसे उसको रोल अदा करना चाहिए था। अब देखिए, ये जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बात है कि ये जो अपोजिशन है, अपोजिशन इज़ द लाइफ ब्रीथ ऑफ पॉलिटिक्स, और वेयर देयर इज़ नो अपोजिशन देयर इज़ नो लीडरशिप, देयर इज़ नो डेमोक्रेसी एट ऑल। तो अब देखिए, अब अपोजिशन में मैं हूँ, मुझे तो रोल प्ले करना है ना, मुझे ये जीते हुए लोगों को तो सबक सिखाना है ना, इनको राइट पाथ पे रखना है, इनको राइट ट्रैक पे रखना है। ऐसा ना हो पहले की तरह 2.5 साल में इन्होंने करोड़ों की प्रॉपर्टियाँ बनाई। जब ये प्रॉपर्टी शो करने का टाइम आता है तो इनका 2 लाख 3 लाख सामने आता है कि इनके पास मालियत जो है 2 लाख की है, 3 लाख की है, 5 लाख की है। मुझे समझ नहीं आती है कि इनकी जो प्रॉपर्टी श्रीनगर में है, इनकी जो प्रॉपर्टी करनाल के अंदर जगह जगह पे है, इनके जो महल इन्होंने तामीर किए हैं, बाकी इनकी जो जायदाद है, तो वो इन्होंने क्यों नहीं शो की। इन लोगों ने, आप देखिए, जब इन्होंने फार्म भराया अपना, ये नॉमिनेशन फार्म, तो उधर आप
उसमें देखिए इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी कितनी शो की है। तो ये क्यों कंसील कर रहे हैं अपनी जायदाद को, वो लूटे हुए माल को? इन्होंने क्यों हकीकत सामने नहीं रखी है? क्यों इन्होंने वो प्रॉपर्टी अपनी जितनी भी है, यहाँ की वहाँ की, दुबई तक इन लोगों की प्रॉपर्टीज हैं, तो इन्होंने क्यों उसको कंसील किया? अगर ये ध्यानदार होते, इनकी ध्यानदारी का तो यहीं से पता चलता है ना। अगर ये ध्यानदार होते तो ये प्रॉपर्टी सामने लाते, जो हकीकत है उसको सामने लाते। बेईमानी का काम तो यहीं से ही शुरू हो गया कि इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी छुपा ली, और कोई प्रॉपर्टी तो इन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम करवा ली। 2.5 साल में इन्होंने करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई। तो आज ये दिखाते हैं 2 लाख 3 लाख, ना कहीं इनकी गाड़ी है, ना कहीं इनके नाम पे ज़मीन है, ना कहीं जनाब अली कोई नकद है। तो ये कौन सी बात है? ये तो एक सामने वाली बात है ना, सोचने की बात है। ये क्यों छुपा रहे हैं? पर्दे के पीछे कुछ है, और सरकार को चाहिए वो सब सामने लाए। तो यही देख के, ये सब देख के अब मैं सियासत में उतरा था, और अब मुझे अपोजिशन का रोल अदा करना है। देखें, लोगों ने जो फैसला किया मुझे भी मंजूर है, आपको भी मंजूर है, सबको मंजूर है। ये लोगों का फैसला है ना। जब अल्लाह पाक किसी कौम को नुकसान देते हैं, उनके ही हाथों देते हैं। वो अपना बर्बादी का बीज खुद बोते हैं, वो अपना नुकसान खुद करते हैं, पाँव में नहीं सर पे कलाड़ी मारते हैं। उनके दिमाग खराब हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, गलत फैसले लेते हैं। आप देखिए, मैंने मरकज़ की पार्टी का टिकट लाया, मरकज़ से बहुत कुछ मनवाया, आपके सामने है, लोगों के सामने है। जब मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का मंच शेयर किया श्रीनगर में, तो मैंने स्टेज पे तमाम लोगों के मसाइल और मामलात रखे, तो उन्होंने माने। यहाँ तक मैं करना की डिमांड को लेकर डाइस पे चला गया। मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के हाथ में दिया कि ये करना के मसाइल हैं, साधना टनल है, बाकी मसाइल हैं, ये स्लिप आप रखिए और इनका हल निकालिए। पहले तो मैंने स्टेज पे ये सब बातें कह दी, बाद में मैंने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के हाथ में ये सब कुछ दिया, और इसकी गवाह दुनिया है, लाखों लोग हैं। उन्होंने सब कुछ माना। फिर आप देखिए कि उन्होंने वही स्लिप, वही डिमांड्स, करना के टनल को लीजिए, साधना टनल को, करना की बेरोज़गारी को लीजिए, यहाँ के KCC के जो ये जो मसला था, लोन वगैरह, यहाँ के बिजली की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम, यहाँ के बाकी मसाइल जो भी थे, चाहे वो राशन को ले लो, किसी दूसरी चीज़ को ले लो, जितने भी मसाइल थे मैंने वो उस पे लिख के सब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को दिए। और उन्होंने दिल्ली से नेशनल जनरल सेक्रेटरी श्री तरुण चौक जी और यहाँ के जनरल सेक्रेटरी श्री सुनील शर्मा जी को यहाँ भेजा कि जाओ, ये जिन डिमांड्स हैं करना के लोगों की, जो मास्टर मोहम्मद अदरीस ने हमें दी हैं, तो जाओ इसका ऐलान करके आ जाओ। तो यहाँ आके ढंके की चोट पे, स्टेज पे, वहाँ से जो मंच यहाँ पहुँचा, उन्होंने ऐलान किया कि हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का पैगाम लेके आए हैं। ये डिमांड्स हैं आप लोगों की, ये फौरन इलेक्शन के बाद पूरी हो जाएंगी, बशर्ते कि आप लोग हमारे कैंडिडेट को वोट और सपोर्ट करो, इसको जिता के वहाँ भेजो। यहाँ से अपने तमाम जो भी मसाइल हैं इनका ये हल हो जाएंगे, इनको इंशाल्लाह हल किया जाएगा। तो आप देखिए, हम लोगों की दानाई देखिए, हम लोगों के फैसले देखिए। देने वाली पहले तो अल्लाह की ज़ात है ना, हमारा अकीदा तो ये है। उसके बाद मौजूदा सरकार जो दिल्ली में बैठी हुई है, यहाँ तो यूं भी यूटी है ना, अख्तियारात तो ऐसे भी सब दिल्ली में है ना। तो उन्होंने माना, उन्होंने आके ऐलान भी किया कि यहाँ पे साधना टनल का काम इलेक्शन के फ़ौरन बाद, रिजल्ट के फ़ौरन बाद शुरू हो जाएगा, बशर्ते कि आप इसको जिताएं हमारे कैंडिडेट को। उन्होंने ये कहा कि 30,000 की भर्ती हमें करवानी है ST को लेके, बाकी कैटेगरीज को लेके। तो हम भर्ती जो है करना से शुरू करेंगे, 30,000 की भर्ती यहाँ करवाएंगे, यहाँ बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे, यहाँ का कोई बच्चा बेरोज़गार नहीं मिलेगा, यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, और उनकी ये जो टेंशन है, परेशानी है, दूर हो जाएगी। अब देखिए, लोग पढ़ते हैं, लाखों करोड़ों रुपये खर्च करते हैं, ज़मीनें बिक्री करते हैं, अपने मतलब जायदाद ख़त्म करते हैं, अपनी जितनी पूंजी होती है ख़त्म करते हैं, फिर वो पढ़ के MA PhD करते हैं, फिर बेरोज़गार बेचारे घूमते हैं।
टेंशन का शिकार होते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, हज़ारों किस्म की बीमारियों का शिकार होते हैं। उसकी बुनियादी वजह यही है कि वो बेरोज़गारी। तो आप देखिए, अगर ये लोग मुझे जिता के भेजते, पहली बात तो ये थी साधना टनल होता यहाँ पे, उन्होंने तो ऐलान किया था कि यूनियन मिनिस्टर यहाँ भेजेंगे, वो फौरी तौर पे इसकी इनाग्रेशन करेंगे, यहाँ से ये काम इसका शुरू होगा। दूसरी बात ये थी, उन्होंने ये कहा था कि हम यहाँ से बेरोज़गारी का खात्मा करेंगे, यहाँ पे स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव होगी मुख्तलिफ विंग्स में, ITBP ले लो, CRPF ले लो, आप पुलिस ले लो, एग्जीक्यूटिव ब्रांच ले लो, आर्मी की ब्रांच ले लो, आप बाकी जो SSB या बाकी जो ब्रांच हैं जितनी में, सब में भर्ती होगी। आप देखिए, वहाँ से DG साहिबान आते, यहाँ लैंड करते, यहाँ भर्ती करवाते, करके यहाँ से लोगों को ट्रेनिंग सेंटर में बच्चों को भेजते। ये तो एक हकीकत है ना, इसमें कोई शक की गुंजाइश तो नहीं है ना। एक प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क का ये दावा करे, ये वादा करे कि भाई मैं यहाँ इतनी भर्ती करूँगा, तो फिर लोग उसका उल्टा करें, तो ये तो लोगों ने नुकसान किया है। ये पूरे नौजवानों का नुकसान है। नौजवान एक एक करके इनसे हिसाब लेंगे। ये नौजवानों के साथ, उनकी तकदीरों के साथ, उनके मुस्तकबिल के साथ ये खिलवाड़ किया है। चलो, तो वही मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि यहाँ पे जितने भी ये जो हमारी डिमांड्स थी, हमारे जो मसाइल थे, ये सब हल होने थे, क्योंकि हम सेंट्रल सरकार से जुड़े हुए थे। सेंट्रल सरकार वादाबान थी। वो तमाम जितने भी हमारे मसाइल हैं, जैसे मैंने आपको अर्ज़ की, साधना टनल का है, बेरोज़गारी का है, KCC लोन है, या ये जो बेचारे डेली वेजर्स हैं इनकी रेगुलराइजेशन का मसला है, या ये जो अलाइनमेंट हमारी हुई है यहाँ से, ये तो इसका मसला है, या बाकी जो जितने भी हॉस्पिटल का, या बाकी जितने भी मसाइल थे, सब वो वादाबान थे इनको हल करने के लिए। लेकिन अब मैं तो जोर लगा रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल जा रहा हूँ, ये मांगें कर रहा हूँ, लेकिन अब कितनी ये हमारी मांगें पूरी होंगी, कितनी नहीं होंगी, तो ये अब देखा जाएगा। बहरहाल मैं कोशिश करता रहूँगा, लोगों की जो भी डिमांड्स हैं ये लेके आगे गया हूँ, लेके मतलब आगे जाऊँगा और हल करवाने की कोशिश करूँगा। हमको देखिए जी, उन्होंने मेमोरेंडम दिया तो अच्छा किया जी, हम वेलकम करते हैं मेमोरेंडम की, लेकिन इसमें थोड़ा बंदा ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। जब मेमोरेंडम पेश किया जाए तो हर कॉर्नर को टच करना चाहिए, हर रीजन को टच करना चाहिए। तो ऐसा ना हो कि सिर्फ आंधा बांटे तो बार बार घर वालों को, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, एक्चुअली तो ये बात है, वो ये जो आज के हमारे MLA साहब हैं या बाकी लोग हैं, ये मेरी नकल कर रहे हैं जी। तो नकल में इंसान उसको कहीं ना कहीं खामी रह ही जाती है। ये जो उन्होंने मेमोरेंडम में रखा है, ये ऑलरेडी जब मैं वहाँ दिल्ली में गया, जब मैंने श्रीनगर में ये अपनी डिमांड्स हैं, जब मैंने ये रखी, तो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने रखी। उनका जब मैंने मंच शेयर किया, मैंने उनके हाथ में ये सब डिमांड्स पकड़ाई हैं। हाँ, वो दूसरी बात है, इन्होंने कुछ छोड़ दी है, मैंने उसमें कुछ ज़्यादा रखा है। मैंने हर कॉर्नर, हर रीजन को टच किया है। इन्होंने कुछ रीजन्स जो हैं उनको इग्नोर किया है। तो ये तो ऑलरेडी मैंने रखा है उनके सामने, स्टेट गवर्नमेंट के सामने भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने भी। जब LG इंतज़ामिया पहले थी, आज भी तो पावर जो है वो उनको ही है ना जी। ये तो मतलब ये गवर्नमेंट, इसके पास कितने पावर हैं ये खुद ही ये मान रहे हैं, तो उनको ही सब करना है। ये सब मैंने उनके सामने रखा है। हाँ, अब देखिए, अगर इनको मेमोरेंडम पेश ही करना चाहिए था, करते थे ये, तो इनको चाहिए था ना कि ये टीठवाल सेक्टर को क्यों इग्नोर किया इन्होंने टीठवाल सेक्टर जो है, ये आप लीजिए, ये चन्नीपुरा से नीचे, कंठा से नीचे, सबको इग्नोर कर दिया। क्या वहाँ लोग नहीं बसते? तो आप देखिए, वहाँ भी तो जैसे हमें तहसील, मैंने टाट की तहसील की बात ऑलरेडी रखी है, वो जब भी होगी तो इंशाल्लाह इसी नाचीज़ ने वहाँ रखा है, इसी के थ्रू हो भी इंशाल्लाह। तो आप देखिए, वो वहाँ तहसील की ज़रूरत नहीं है टीठवाल में। वहाँ तो आप हिस्ट्री के वर्क उल्टा के देखिए, वहाँ तहसील हुआ करती थी पहले से ही, तो वहाँ भी एक तहसील होनी चाहिए। मैंने अपने मेमोरेंडम में तो वो भी रखा है। वहाँ एक हॉस्पिटल होने चाहिए 30 बेडेड, तो वहाँ एक हॉस्पिटल है, वो भी मतलब फंक्शनल नहीं है, डिफॉर्म है। तो इसी तरह बाकी मतलब टाट सेक्टर में एक हॉस्पिटल होनी चाहिए, वो भी एटलीस्ट 30 बेडेड होनी चाहिए। उनमें स्टाफ होना चाहिए वहाँ भी और यहाँ भी। बाकी आप देखिए कि अगर तहसील का दर्जा कोई ये लीडर उसके जहन में हो, या ये कह दे कि जी वो इलाका छोटा है, कहाँ छोटा है? आप देखिए ना ये वेलगाम को या वो दर्दपुरा को जी, आप वहाँ देखिए, छोटी छोटी तहसीलें हैं, 8-10 गाँव की तहसीलें हैं। तो क्या यहाँ तहसील नहीं बन सकती है? टीठवाल तो आप हिस्ट्री में देखिए ना, वो हिस्ट्री के वर्क के उल्टाइए ना, वहाँ एक तहसील थी, तो वहाँ टीठवाल में भी तहसील होनी चाहिए, यहाँ टाट सेक्टर में भी तहसील होनी चाहिए। उसकी हमने ऑलरेडी डिमांड की है, वहाँ के लिए भी दोनों जगह। तो ये
हमारा जो ये नेचुरल सेक्टर है इसको भी इग्नोर किया गया, ये जिसमें गुम्बल ये बाकी जो बाग बेला वगैरह ये साइड आता है। तो इन्होंने मेमोरेंडम पेश किया, वो हमारी नकल की है, ख़ासकर मेरी नकल करके वो सब इन्होंने आगे भेजा है। लेकिन वो भी मानना तो हमें ही है ना, हमारी सरकार को मानना है, हमारी सरकार को करना है ना। ये भी लेके कहाँ जाएंगे, दिल्ली जाना है ना इनको, हमारी सरकार के पास जाना है ना, अपनी तरफ से तो 1 रुपया ये नहीं दे सकते ना। तो उसके बाद आप देखिए ये जो इन्होंने रीजनलिज्म बचा रखा है, ये इंतहाई गलत है। रीजनलिज्म नहीं होना चाहिए। अब मेरे किसी ने मुझे ये भी बोला कि भाई अब ये डीडीसी का जो इलेक्शन आ रहा है, ये बोल रहे हैं हम घबरा से आपने किसी ख़ानदान से जो इनका करीबी नया ख़ानदान को जुड़ा हुआ है, तो हम वहाँ से एक लड़का उठाएंगे, उसको डीडीसी बनाएंगे। आप देखिए खुदारा, एमएलसी शिप भी वहाँ पे, डीडीसी भी वहाँ पे, एमएलए भी वहाँ पे, अब नया डीडीसी जो अगले साल आएगा वो भी वहीं पे। ये कौन सा इंसाफ है, कौन से इंसाफ की बात कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट मैं आपसे यही अर्ज़ करूँगा कि मैं अब लीडरशिप को जो करना की ये जो हमारे एमएलए साहब हैं या दूसरे कोई यहाँ के जो उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, मैं इनको गलत नहीं होने दूँगा, मैं इनको राइट ट्रैक पे रखूँगा। देखिए मेरी जो ओपोजिशन जो है ना जी, ये कौम की बेहतरी के लिए, इलाके की बेहतरी के लिए तनकीद बराए तनकीद नहीं होगी, तनकीद बराए इस्लाह होगी। लोगों की सहूलतों के लिए, लोगों की तरक्की के लिए, लोगों के फलाह बहबूद के लिए, लोगों को खुशहाली के लिए मेरी ये अपोजिशन होगी और मेरा ये रोल होगा। और वो नौजवान जिनके साथ इन्होंने जुल्म किया है, जो हज़ारों की तादाद में भर्ती होते, उनकी फलाह बहबूद के लिए, उनकी स्पेशल रिक्रूटमेंट के लिए, उनके चेहरों पे जो ये उदासी छाई हुई है उसको मुस्कुराहट में बदलने के लिए होगी। और बिलखसूस चोरी, डाकाजनी, ये जो गुंडागर्दी थी, ये मैं नहीं होने दूंगा। मैंने करोड़ों की नौकरी छोड़ी है, अपने आप को, अपनी औलाद को दाव पे लगाया है, कौम की खिदमत के लिए लाया है, कौम के खिदमत खलक के लिए लाया है, वो मैं करता रहूँगा, वो मेरा वादा है। और अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव रोल रहा कुछ लोगों का इस सियासत के अंदर, खासकर लास्ट के दिनों में ये कहा गया कि जी बीजेपी को वोट दोगे तो मस्जिदें उखाड़ देंगे, बीजेपी को वोट देंगे तो दर्स बंद कर देंगे, बीजेपी को वोट देंगे तो वो जनाब अली यहाँ पे ये मस्जिदों में नहीं जाने देंगे, कब्रों को उखाड़ देंगे। अरे ये सब बेबुनियाद बातें हैं, बेसलेस बातें हैं। तो ये कहने वाले जो थे वो दरिंदे थे, वो कौम के दुश्मन थे, वो कौम के हमदर्द लोग नहीं थे। उन्होंने बिल्कुल ये गलत कहा। उन्होंने मजहबी नफरतें यहाँ पे शुरू की थी, वो जहर घोलनी शुरू की थी, वो उन्होंने इंतहाई गलत किया। मैं उनको इनकी इन बातों की ज़बरदस्त मजम्मत करता हूँ, सख्त अल्फाजों से मजम्मत करता हूँ। देखो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम सब, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये जो बीच में ये जो रिलीजियस कार्ड जो प्ले किया कुछ लोगों ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने इंतहाई गलत किया। चाहे वो आलम है, वो आलम नहीं है, वो जालिम है। चाहे कोई वो आम शहरी हैं, वो आम शहरी नहीं है, वो नौजवानों के कातिल हैं, दुश्मन हैं। तो वो इंतहाई गलत किया, जिससे उन्होंने ये बीजेपी को डैमेज दिया ये कार्ड प्ले करके। तो ये इंतहाई ये गलत हुआ। बाकी कुछ और भी हुए, ये यहाँ पे ऐसे काम कुछ लोगों ने किए नफरत फैलाने के, तो उन्होंने भी इंतहाई गलत किया। देखिए बड़े मकसद को फोत कर दिया, बड़े मकसद को। साहब यहाँ आए, लोगों का शुक्रिया अदा किया, इलाके में घूमे, कुछ वादे किए कि हम ये देंगे वो देंगे। अब जब वो वफा होंगे तब हम मान लेंगे कि हाँ उन्होंने वादे वफा किए। वादे तो दुनिया आई करती गई, लेकिन वफा कोई कर पाया। तो जब ये वफा करेंगे ये वादे, तो हम इनका और शुक्रिया अदा करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो करना के लोगों को चाहिए कि दूसरी बार इनको करना आने से ही मना कर दें। क्यों, देखिए ना, जो वादा किया जाए वो पूरा किया जाए। हम पहाड़ियों की तरह नहीं, हम पहाड़ियों सबकी बात में नहीं करता हूँ, हम पहाड़ियों में कुछ हमारे बुजुर्ग ऐसे थे, कुछ हमारे नौजवान ऐसे थे जिन्होंने ये वादा वफा नहीं किया और नुकसान उठाया। हम लोगों ने, सबका नुकसान कर दिया। पहले कलमे पढ़े, आयतें पढ़ के वादे किए कि हम अगर एसटी मिल गई तो उनको वोट देंगे बीजेपी को, फिर बाद में वादा वफा नहीं किया, बेवफाई की। तो अब ये है कि उन्होंने लोगों का नुकसान किया। मुझे बड़ा दुख है इस चीज़ का। वो कम से कम जो अल्लाह के कुरान को मद्देनज़र रख के वादा किया जाए वो पूरा करना चाहिए। ये मुझे समझ नहीं आती है कैसे ये हमारे हाजी साहिबान जिन्होंने वादे किए उन्होंने क्या किया। हमारे बड़े बड़े वकला थे, हमारे बड़े बड़े बुज़ुर्ग थे, हमारे नौजवान थे,
तो उन्होंने ये वादे करके ये बेवफाई की, वादा खिलाफ़ी की, अल्लाह के कुरान को मतलब बलाए ताक रखा। ये इंतहाई दुख की बात है, दुखद बात है, और मैं इन चीज़ों की मजम्मत करता हूँ। बाकी रहा इंजीनियर रशीद साहब, जब वादा वफा करेंगे तो वो तब की बात है। सर मैंने शुरू से यही कहा कि मैं पिछली कई दहाइयों से देख रहा हूँ कि अपोजिशन ने अपना रोल प्ले ही नहीं किया। चाहे वो काजी महबूब साहब ने इलेक्शन लड़ा हो, चाहे राजा मंजूर साहब ने लड़ा हो, चाहे जवेद मरचाल साहब ने लड़ा हो, चाहे जनाब बाकी जो हमारे ये आते थे कफील और रहमान साहब जब आए, जब ये अपोजिशन में रहे, इन्होंने अपोजिशन का रोल ही नहीं प्ले किया। ये दम दबा के भाग गए, लोगों को छोड़ के भाग गए। मैं जीत के भी लोगों के अंदर हूँ, हार के भी लोगों के अंदर हूँ। लोगों की तर्जमानी करूँगा, लोगों की खिदमत करूँगा, खिदमत खलक करूँगा, लोगों की दुख सुख में हमेशा हमेशा आगे रहूँगा। हाँ, ये मेरी नकल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नकल कर नहीं पाते हैं। नकल करने में कोई ना कोई इनको खामियां रह जाती हैं। तो वो मैं आपको अर्ज़ करूँ कि 3000 वोट नहीं है, वो 30,000 वोट है जी। मैं हारा नहीं हूँ, मैं जीता हूँ। 30,000 इसलिए है कि यहाँ के उलमा भी इसके खिलाफ थे, यहाँ के वकला भी इसके बीजेपी के खिलाफ थे, यहाँ के पहाड़ी कम्युनिटी वाले भी इसके खिलाफ थे, यहाँ के बाकी कम्युनिटीज़ के जो लोग थे वो भी इसके खिलाफ थे। तो ये सब ने अपना रोल प्ले किया, और इनकी नज़र में ये था कि हम इतनी जदोजहद कर रहे हैं, इतना बड़ा जंग खेल रहे हैं, तो शायद मास्टर अदरीस 400-500 वोट ही लेगा। लेकिन मास्टर अदरीस ने 3000 वोट लिया। वो 3000 मेरे कट्टर वर्कर हैं, वो कट्टर मेरे हमदर्द हैं। वो 3000 30,000 है, और वो 3000 30,000 बन करेगा। और 28,000 वोट इनके खिलाफ पड़ा है, जीतने वालों के खिलाफ। 28,000 वोटों की तर्जुमानी में एकदम करूँगा, उनके साथ छाना बिछाना रहूँगा। उनको राजा साहब छोड़ के चले जाएं तो दूसरी बात है, अपने डॉक्टर नसीर साहब तो दूसरे ही दिन भाग गए, वो चले जाएं तो दूसरी बात है, कोई तीसरा चले जाए तो अलग बात है। मैं करना की अवाम को छोड़ने वाला नहीं हूँ, यानी कि इनकी फलाह व बहबूद के लिए हमेशा हमेशा तैयार हूँ। ये मुझे वोट दें ना दें, ये मुझे सपोर्ट दें ना दें, मैं इनकी खिदमत के लिए पेश हूँ और पेश रहूँगा। ये मेरा वादा है करना की अवाम के साथ।